रहमान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ कैंडिडेट्स हैं फॉर इस्लामाबाद बार काउंसिल इलेक्शन फॉर द ईयर 2025 टू 2030 उनको हमने प्रोग्राम में बुलाया है और उनसे कुछ पर्टिनेंट किस्म के सवालात किए हैं। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारी इनविटेशन पे सैफुल इस्लाम सिंधु साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमने और भी कैंडिडेट बुलाए थे। खुर्शीद भट्ट साहब को कहा था, वो तशरीफ़ नहीं ला सके। उसके बाद आसिफ इरफान साहब को कई दफ़ा बुलाया लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके। लिहाजा प्रोग्राम में मैं भी हूँ। हमारे ग्रुप के एक बड़े एक्टिव मेंबर हैं राजा सैफ साहब, वो भी तशरीफ़ रखते हैं और मैडम नुशाबा भी इधर बैठी हैं। क्योंकि आज हमने इस पे डेडलाइन रखी हुई थी कि हमने 8 या 9 कैंडिडेट अनाउंस करने हैं। उसमें हिकमत ये है कि हम उनमें से 5 को ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही है ना मैडम? लेकिन हम उसको पोल को सीक्रेट रखने के लिए हम अनाउंस रीज़नेबल कैंडिडेट जो हमारी नज़र में हैं, बाकी भी होंगे, अपना अपना नुक्ता नज़र है हर किसी का। तो बहरहाल हमें आज इसको ये फ़ाइनल हमारा वो है, तो इसके बाद हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट आएगी, उनकी कंपेन भी करेंगे, उनके साथ चलेंगे भी और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। हमारी तो नीयत यही थी कि कोई अच्छा काम हो जाए और हमारा उनसे ना कोई लेना देना होगा। चेक एंड बैलेंस हम उन पर भी रखेंगे। वो हमारे कैंडिडेट होने का ये मतलब नहीं होगा कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए और वो फिर उसके बाद हमें क्या कहें जी, उर्दू का कोई अच्छा सा वर्ड तो बताएं। ले मैडम, अच्छा आपके पास है माइक, आप ही उन्हीं को दे दीजिएगा। अच्छा, हमारी ये जो इस ग्रुप की क्रिएशन थी वो ये थी कि नो रिपीटर्स नो प्रॉक्सी, क्योंकि हमारी बार में काफ़ी अरसे से एक ही ग्रुप के लोग बार बार इलेक्शन में आते रहे, जीतते रहे, लेकिन खातिर ख्वाह कोई हमें उससे अफादियत हासिल नहीं हो सकी। तो इस वजह से हम वकला ने, जो हमारे हम ख्याल लोग थे, हमारी ये एक सोच थी कि हमें बनाना चाहिए। और मेरा ज़ाती उसके ऊपर ये एजेंडा ये था कि जो इलेक्शन जीत चुके उनसे क्वेश्चन करें कि आपने बार के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी, और जो आने वाले हैं उनसे भी क्वेश्चन किया जाए कि आप में कितनी अहलियत है कि आप बार की वेलफेयर के लिए कोई काम कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जीतने के बाद जो भी हमारा कैंडिडेट है उससे ये क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए कि आप जीत चुके हैं तो जीत के आपने क्या किया। तो इसलिए आज हमने सैफुल इस्लाम सिंधु साहब को, जिस तरह सैफ साहब ने फरमाया कि हमने और भी जो कैंडिडेट थे उनको, आज की हमारी डेडलाइन थी कि लास्ट हमारी डेट है इंटरव्यू के लिए, और अगर आज वो नहीं आएंगे तो फिर इसके बाद हम उनसे इंटरव्यू नहीं लेंगे और हमारा क्लोज़ हो जाएगा। तो हमने आज सैफुल इस्लाम सिंधु साहब हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब। और आप से जो मेरा फ़र्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि लास्ट टाइम आप बार कौंसिल के लिए आपने कंटेस्ट किया और आप नंबर 6 पे आए। इससे पीछे जो 5 इयर्स गुज़रे उसमें जो 6 नंबर 7 8 इवन 9 तक लोग आगे बार कौंसिल के 5th में आए, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान बाहर चले गए, कुछ आगे पीछे और सीटों पे चले गए। तो पीछे जो थे, ज़ाहिर एलिजिबिलिटी होती है, एक जो कंसेप्ट है कि टॉप 10 होते हैं और टॉप 10 में से ही लोग आते हैं जिनको बार मैंडेट देती है बार कौंसिल के लिए, वो टॉप 10 होते हैं। तो आप 6 नंबर पे आए थे और ये आप इसको फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें कि ये 5 साल गुजर गए और एक बंदा भी कहीं दाएं बाएं नहीं हुआ और आपका नंबर नहीं आया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैडम नुशाबा जबीन का। मेरे सीनियर दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, और बड़े सीनियर मेंबर हैं बार के, राशिद हनीफ़ साहब। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं राजा सैफुर रहमान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। राजा सैफुर रहमान साहब का मेरी कुछ मुमासलत हैं। उनके वाले साहब भी वकील हैं और मेरे वाले साहब भी वकील हैं। वो भी एक वकील के बेटे हैं, मैं भी वकील का बेटा हूँ। मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखता हूँ।
इलेक्शन के लड़ने के लिए मेरे पास दोस्त हैं, दोस्तों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला इलेक्शन में जो बात आपने की कि नंबर नहीं आया, दिस इज़ ऑल अबाउट द लक। ये मेरे बस में नहीं था। मुझे एक स्टेज पे एक मेंबर हैं सिटिंग जो हैं बार कौंसिल के, जुल्फ़कार अब्बासी साहब, उन्होंने मुझे एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, सिंधु साहब अगर आप कहते हैं तो अभी 1.25 साल रहता है, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप बिल्कुल रिज़ाइन ना करें, आप अपनी सीट पर रहें, आप बैठे हैं तो मैं ही बैठा हूँ, आप मेहरबानी कीजिएगा, मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे वोट दे दीजिएगा। तो ये तो लक की बात है। पिछली दफ़ा जो लोग थे वो ज़्यादा लकी थे, मैं थोड़ा सा कम लकी था, जिस वजह से नंबर नहीं आया। अगर नंबर आ जाता तो यकीनन मैं रिपीट ना करता, मेरा कोई और दोस्त खड़ा होता और मैं उसे सपोर्ट कर रहा होता। तो चांस देना चाहिए, ये रिस्पेक्ट है दोस्तों की भी, आपस में भी और बार की भी। और बार को साथ लेके चलने के लिए मेरे वालिद साहब मेंबर बार कौंसिल रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, मैं रमूज़ व फराज ये चीज़ें सारी जानता हूँ कि ये कैसे चल रही हैं, कैसे चलाई जा सकती हैं, कैसे इन पर काबू पाया जा सकता है। और इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन कैंपेन में भी कोशिश करेंगे। आपका साथ हुआ तो मैंने पिछले 5 साल में सबसे पहले हाई कोर्ट हमला केस में मुझ पे नामजद FIR थी, ये थाना रमना की, मुकदमा नंबर 99, जबकि मैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। मैं रावलपिंडी की किसी अदालत में मौजूद था। मैं वहाँ पे क्रॉस एग्ज़ामिन कर रहा था एक केस में, एक मर्डर ट्रायल था मेरा, जिसमें मैंने 7 गवाहान पे उस दिन जिरा की। और अल्लाह का शुक्र है कि जज साहब ने टाइमिंग लिखी कि सुबह फ़लाँ वक्त कॉल हुआ और कंप्लेनेंट काउंसिल मौजूद नहीं था। उन्होंने इस्तदा की कि 9:30 बजे कॉल किया जाए। 9:30 बजे से 10:30 बजे पे गया, 10:30 बजे उन्होंने टाइम लिखा साथ साथ, 10:30 बजे जिरा स्टार्ट हुई और 17 सवाल सफ़ात पर मुश्तमिल जिरा थी। मुझे पॉलिटिकल बेसिस पे उसमें नामज़द करवाया गया। ये अफसोसनाक बात थी। बाद में ना मैं डरा इस बात से, मैंने सिर्फ़ अपने बच्चों को गांव भेजा और उसके बाद मैंने आके थाने में बैठ के उन्हें कहा जी बताएं मेरे ख़िलाफ़ FIR है, आप मुझे क्यों, उन्होंने आपने ज़मानत कराई है? मैंने कहा कोई ज़मानत नहीं करवाई, मैं बेकसूर हूँ। उन्होंने कहा कोई सबूत है? मैंने अटेस्टेड कॉपी दी। क्या? अटेस्टेड कॉपी दी केस की। एलिबाई था ना? हाँ एलिबाई था। उन्होंने मेरी CDR उसी वक्त निकलवाई। SP साहब थे, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने चंद सवालात किए। उन्होंने कहा कि आप वकला को जानते हैं, ये तस्वीरें दिखाएं। तो मैंने कहा जी मैं आई एम नॉट स्पाई ऑफ यू, मैं काले कोट वालों के साथ हूँ, आप मेहरबानी फरमाएं मुझसे ऐसे सवालात ना करें। तो उन्होंने मेहरबानी की, फिर उन्होंने केस से मुझे फारग कर दिया, उसका मुकाबला किया उसे। आपकी बातों से तो ये नज़र आ रहा है कि आप एक बाकायदा प्रोफेशनल वकील हैं। आपने पहले भी ज़िक्र किया, इतना तारुफ हमारा है भी और नहीं भी बाकियों का। तो फिर क्या काम हर्ज नहीं होता इस खिदमत का जज्बा लेकर आने में, आप घरों से निकलना और करना? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं कैंडिडेट्स के दिमाग में और आपके दिमाग में? हमने तो यहाँ कैंडिडेट को दुबई पलट, इसका मैंने नाम रखा है। जैसे वो एक गांव में एक लड़का दुबई जाता है ना, तो वो वहाँ से जाके इतने पैसे भेजता है कि उसके घर में वो उसकी कोठी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आप को भी इसी तरह के कोई यहाँ पर इंसेंटिव नज़र आ रहे हैं? जवाब देने के लिए तैयार होंगे फ्यूचर में आप, केसेस की तादाद में अगर इजाफा हुआ तो? मैं पहली बात तो ये बताऊं कि मैंने केसेस की लिस्ट साथ लगाई, अपना जो मेरे नॉमिनेशन पेपर थे उनके साथ मैंने लगाई। मैंने केसेस की लिस्ट साथ लगाई, मैंने मर्डर ट्रायल भी किए, मैंने अपीलें भी की, मैंने अपील अगेंस्ट एक्विटल्स भी की, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में भी मर्डर अपीलें की, मेरी रिपोर्टेड जजमेंट भी क्रिमिनल लॉ की कुछ हैं। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। मैं वकालत से अपना रोज़मर्रा का गुजारा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं उस पर कंटेंडेड हूँ। और जो बात है इस साल की जो कैंपेन में मैं गुजार रहा हूँ, कैंपेन के दौरान मैं केस ही नहीं बुक कर रहा,
कोई केस, मेरे जितने क्लाइंट हैं मुझे टच करते हैं, मैं कभी कभी किसी भाई का नाम ले देता हूँ कि उसके पास चले जाएं, कभी किसी का नाम ले देता हूँ, कहते मैं कर ही नहीं सकता, मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये एक फुल टाइम जॉब है, किसी बेल में पेश होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, और काम सफ़र भी करता है। और मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मैं अपना काम इस वजह से बढ़ाऊंगा। अगर मैंने बढ़ाना होता तो यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरे वालिद साहब के काफ़ी सारे दोस्त जो थे वो हाई कोर्ट के जजेस रहे, सेशन जजेस रहे, तो मैंने एक वकालतनामा भी उनकी अदालत में सुपरसीड नहीं किया। एक वकालतनामा, मैं चैलेंज देता हूँ, रिकॉर्ड चेक कर लें, एक वकालतनामा सुपरसीड नहीं किया। अगर मेरा केस उनके पास आया है तो मैं ख़ुद पेश नहीं हुआ कि कहीं फेवर का आंसर सामने ना आए कि इसे फेवर दी गई है। मेरिट पे यकीन रखता हूँ, इंशाल्लाह ताला उसी पे यकीन रखूँगा और उसी तरह चलूँगा। तशरीफ़ आप ला रहे हैं खिदमत के लिए, what we have heard till now from everybody। तो कैंडिडेट बनने के बाद आप खिदमत करेंगे वो तो खैर देखेंगे, हो सकता है। कैंडिडेट बने बगैर, माशाल्लाह एक सीनियर लॉयर हैं आप, सीजन्ड लॉयर हैं, क्या खिदमत के एपिसोड्स आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर कोई दो चार, चूँकि इससे साबित हो तो बड़े खिदमत करने वाले हैं, कभी ऐसा मौका मिला हो? मैं एक बात तो ये है कि वकला के जितने मसाइल बने उनमें मैं साथ खड़ा रहा हूँ, मैं चलता रहा हूँ, वकला तहरीक में भी साथ चलता रहा, मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। मैं अपने आप को ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं करता, सामने नहीं रखता इतना ज़्यादा कि मैं उसका बेनिफिट लूँ। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि खिदमत के जज्बे से आए हैं, हो सकता है लोग इसे खिदमत ना समझें, मैं तब्दीली के जज्बे से आया हूँ। मैं इन हालात को तब्दील करना चाहता हूँ। मैं इस वक्त जो हालात इस्लामाबाद बार में हमारे जा रहे हैं वो नाकाबिले बयान है। वकील के लिए रीज़नेबली बैठने की वहाँ पर जगह तक नहीं है। हम जब रिपेट्रिएट हुए तो उसमें जजेस को फ़ायदा हुआ, वकला को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लिटिगेंट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो डिग्निटी है वो कंप्रोमाइज़ हुई है। सेकेंडली एक सब लोग जानते हैं कि इस वक्त कोई कहना चाहे कोई ना कहना चाहे, ये उसके दिल की बात है। यहाँ पर हर 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 कोर्ट में से दूसरी कोर्ट ऐसी है जहाँ पे टाउटी से काम चल रहा है, वकील ख़ुद अपॉइंट करवा रही हैं अदालतें, और केसेस डन बेसिस पे हो रहे हैं, और जिससे आम वकील जो है वो सफ़र कर रहा है। इंशाल्लाह ताला इन हालात को बदलने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि रोटेशन ऑफ जजेस हो, जिसको पहले भी जब 26th अमेंडमेंट आई प्रपोज तो उसमें हालांकि इसका क्लॉज मौजूद थी, तो हमारी इस्लामाबाद बार की जो लोग थे उन्होंने शायद इसको इतना दे पे नो हीड टू इट। और 26वीं तरमीम में अच्छाइयाँ या बुराइयाँ मैं नहीं बयान करना चाह रहा, लेकिन इस्लामाबाद बार के लिए उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि जजेस की रोटेशन हो रही थी, जिसको कंप्रोमाइज़ कर दिया गया। जब पास हुई तो वो उसमें मौजूद नहीं थी। उसके जो भी मरक़ात थे मैं नहीं जानता, ना मैं उस गहराई में गया हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। बार कौंसिल में बैठ के हम इसे इंशाल्लाह ताला एजुटेट करेंगे, और ये रोटेशन ऑफ जजेस के लिए किसी भी हद तक कोशिश करनी पड़ी, हम उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उसमें करवा के ही दम लेंगे इंशाल्लाह ताला। आवाज़ आ रही है मेरी? सिंधु साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने जैसे कि बात की कि आप क्योंकि इधर ही प्रैक्टिस करते रहे, आपके वालिद साहब भी प्रैक्टिस करते रहे, और जजेस कुछ ऐसे भी थे जिनको जानते हैं और ओवर टाइम उनसे तारुफ भी हो जाता है। मेरा एक सवाल ये, मैंने और भी एक दो हजरात कैंडिडेट्स से किया है, जजों को जानना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ख़राबी की बात है कि आप 5, 6, 10 दफ़ा किसी कोर्ट में आपके केस लगे हों तो जज को भी आपका पता लग जाता है, आपको जज का पता लग जाता है। तो उस बेसिस पे ये कहना कि जी ये जज साहब मेरे जानने वाले हैं तो इनके आगे मैं पेश नहीं होऊंगा, मेरे जहन में ये आता है कि हमारा स्टैंडर्ड इतना नीचे क्यों चला गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा, आपको भी याद होगा, कासी साहब हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं,
और आपको ये भी याद होगा कोर्ट भी माशाल्लाह लेट शुरू करते थे, उसके बाद शुरू भी करते थे कुरान की आयत से, फिर तर्जुमा, फिर तफसीर। मैंने एक दोस्त से एक दफ़ा कहा, मैंने कहा इससे बेहतर ये नहीं है कि जज साहब रोज़ अपनी ज़ाती ओथ पढ़ लिया करें कि आई हैव टेकन एन ओथ that I am going to decide each and every case without any fear or favor, strictly in accordance with the law and the constitution. हम ये चीज़ इसको क्यों इधर उधर ले जाते हैं कि एक जज का ये ओथ है कि उसने तो डिसाइड ही करना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, विदाउट एनी फियर और फेवर। तो ये चीज़ उसको देना कि जी ये जानने वाला है, उधर पेश नहीं होना या ऐसे नहीं होंगे, हम उधर इस चीज़ को क्यों लेके जाते हैं कि जी इसके आगे पेश ही ना हो, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को सामने लाएं कि एक हमारा स्टैंडर्ड बने कि ये हम पब्लिक की भी तवक्को हो, वकीलों की भी तवक्को हो कि ये जज जो है ये इंशाल्लाह कानून और आइन के मुताबिक ही फैसला करेगा। और मेरा ख्याल है जुडिशरी की तो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तो स्पिरिट ही ये होनी चाहिए। हम इसको गलत सिमत में क्यों लेके जा रहे हैं कि जी ये जज साहब इसके वाकिफ़ हैं तो ये वहाँ पेश हो गया, वाकिफ़ भी हों, उसके रिश्तेदार भी हों, क्यों फैसला करें अपनी ओथ के खिलाफ। इसमें आपकी बात जो है ना, आपने थोड़ा सा तफसील से वो बात कर ली, मैंने उसे सरसरी सा बयान किया। देखें, आप ये जबिलत है इंसान की कि आप बार बार जब मिलते हैं तो आपस में एहतराम, इज़्ज़त और रिश्ते में इजाफ़ा होता है। वो ज़रूर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम फ़ैसलों पे असरअंदाज हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ़ैसलों पे असरअंदाज होने की बातें करके फ़ीसें लेते हैं, मैं उन्हें कंडेम कर रहा हूँ, मैं उनको डिस्करेज करना चाहता हूँ। तो राज साहब, आप मुझसे मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। ये आखिर में मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आखिर नहीं, अच्छा बहरहाल मेरी तरफ से शायद आखिरी हो। वो सवाल ये कि हमने और कैंडिडेट से भी किए हैं ये। अब देखिए लेटली ये जो एक इशू आप हम सब लोगों की नॉलेज में है कि 40 साल बाद एक जज साहब की डिग्री का इशू खड़ा हो गया कि जी ये डिग्री ठीक नहीं है, हालांकि वो मुख्तलिफ पोस्ट पे आते जाते रहे और कभी ऐसा सवाल पैदा नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी इस बार काउंसिल में अगर आप कैंडिडेट के तौर पे कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह आपको कामयाब करे, तो अगर आप मेंबर बन गए तो क्या आप कोई ऐसा स्टेप लेना पसंद करेंगे? क्योंकि हमारी नॉलेज के मुताबिक पता ये लगा है कि 2015 ऑनवर्ड्स तो हर डिग्री चेक हो रही है। जो पीछे मेरी तरह के या आपकी तरह के वकला हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा जी केस टू केस बेसिस होगा, पहले कोई शिकायत जमा कराए कि जी इनकी डिग्री नहीं ठीक, तो ओनली देन इट वुड बी क्रॉस चेक्ड। तो आप इसके मुतालिक क्या कहें? मैं इसके मुतालिक ये कहूँगा कि 2015 के बाद आने वाले लोगों की डिग्रीज़ चेक हो चुकी हैं, सिर्फ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उससे पहले जितनी डिग्रीज़ होंगी इंशाल्लाह ताला बार कौंसिल के मेंबर होने की हैसियत से ये उसकी बुनियादी फ़र्ज़ है उसका कि वो वकला में से उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करें जिनकी डिग्रीज़ जाली हैं, और इंशाल्लाह ताला बग़ैर किसी सोच के कि मुझ पे कोई चीज़ असरअंदाज होगी, मैं 2015 से लेके पीछे जितने वकला साहबान हैं, खा वो जितने भी सीनियर हैं, सब की डिग्रीज़ इंशाल्लाह ताला वेरीफाई करवाएंगे और विदाउट एनी एप्लीकेशन करवाएंगे। लेकिन ये देख लें कि ये बड़ा मुश्किल काम है। बड़े बड़े लोगों के नाम आ भी सकते हैं, छोटे लोगों के नाम तो खैर आएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना बर्दाश्त कर लेंगे प्रेशर? जो आपने राय साहब बात की, उस वक्त मैं आपकी मदद ले लूँगा, राशिद हनीफ साहब की मदद ले लूँगा, आप मुझे बचा लेंगे उन लोगों से, मैं यकीन रखता हूँ। और अगर कोई ख़वातीन ने ज़्यादा प्रेशर डाला तो फिर मैं मैडम निशाबा से कहूँगा कि मुझे बचाएं। करोड़ों रुपया भी सुना, लाखों नीचे के इलेक्शन में, करोड़ों ऊपर के इलेक्शन में। तो आप खिदमत के लिए रहे हैं, तो मेरी खिदमत के लिए आप आ रहे हैं, तो पैसे तो मुझे लगाने चाहिए थे कि आप मेरी खिदमत करने आ रहे हैं, मेरा काम करेंगे, तो मैं कुछ आपको पैसे लगाऊं आपके ऊपर के कुछ खिलाऊं पिलाऊं। आपकी तरफ से पैसे क्यों लगते हैं कैंडिडेट की तरफ से? इसके पीछे क्या मंतक है, समझाइए। इस सिलसिले में बताता चलूँ कि मैंने इलेक्शन के सिलसिले में कोई खाना अपनी तरफ से नहीं किया, कोई ओहदा नहीं इंजॉय किया हुआ, मैं कोई लोगों को टिकटें नहीं बांट रहा, मैं कोई लोगों के साथ जो है साला साल से उनके साथ उनकी शादियों पे जाके और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी रकूम सलामियों में नहीं दे रहा। तो इस वक्त मेरे दोस्त ही कर रहे हैं, मैंने कोई खाना अपनी जेब से नहीं किया।
किसी खाने का बिल मैंने अपनी जेब से नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त भी जो खाने कर रहे हैं, क्या खाने का कल्चर ख़त्म नहीं होना चाहिए कि एक आम इंसान इलेक्शन में आना चाहता है तो उसको सबसे बड़ा फियर, हमने तो यही सुना, मैडम आना चाहती हैं, राशिद भाई आना चाहते हैं, मैं आना चाहता हूं, तो हम तो पैसे क्यों लगाएं, मैं तो आपकी खिदमत के लिए आ रहा हूं, तो इस कल्चर को ख़त्म करने में आपको मदद करनी चाहिए? या आपने कहा कि मेरे दोस्त खर्चा कर लें तो वो भी ठीक है, क्यों कर लें? हम तो आपको यहाँ पे देखें, हम तो आज चाय भी नहीं पिला रहे, वो भी दूध ख़त्म हुआ है, तो हम तो चाय के चक्कर में भी नहीं होते हैं। ये बयान करता चलूँ कि बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैनाफ्लेक्स जो है वो आज कचहरी में आप जाएं G11 में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुमकुम के मेले में आ चुके हैं और मछली मंडी बनी हुई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे भी लगे हुए हैं, मजबूरी है, मेरे स्पोर्ट्रान तंग करते हैं कि देखें आपके नहीं लगे। मैं सबसे आखिर में मैंने लगाए, और वो भी मैंने नहीं लगाए, वो मेरे एक दोस्त हैं सैयद जवेद अकबर शाह साहब, उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, जाके बनवाए और लगवा दिए गुस्से में आके। ये कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये इतने ज़्यादा बैनर्स और इतने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स का लगना, ये डिग्निटी के वैसे अगेंस्ट है, और लॉ भी यही कहता है, हमारे जो इलेक्शन रूल्स हैं वो इसे प्रोहिबिट करते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं राय साहब आपकी तरह के जो कहते हैं कि ये गलत काम है, मत करो, लेकिन ये इलेक्शन में आने के लिए इलेक्शन की ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है, ये मजबूरी बन जाती है। सिंधु साहब, इसी आपकी जवाब से एक सवाल मेरे जहन में उठा है, मैंने कहा इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए आपसे कर लूँ। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द प्राइम थिंग विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बार काउंसिल। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए तो आप इन अकॉर्डेंस विद लॉ कोई काम करेंगे? सबसे पहले जो बात की सिलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है इलीगैलिटीज़ के कमिट होने की, और उनका आपने कहा कि ये एडवोकेट जनरल साहब ने करवाना था। एडवोकेट जनरल साहब ने जब इलेक्शन का जो शेड्यूल आया तो इट वाज टू लेट। उस वक्त काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खाने कर चुके हैं, पम्फलेट लगा चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, और कुछ ने नहीं लगाए। तो एडवोकेट जनरल साहब ने मेरे ख्याल में दिली तौर पे वो कहा तो उन्होंने यही कि ये मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन उन्होंने अपने ज़हन में ये सोचा कि ये कुछ कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादती हो जाएगी। अब अगर मैं ये अनफेयर होगा कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट करके तो डिस्क्वालीफाई करूँ, अगर डिस्क्वालिफिकेशन पे बात जाए तो फिर 21 के 21 डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तशरीफ़ रखते हैं राजा शुजात अली अब्बासी साहब, बड़े एग्रेसिव हैं और इस निज़ाम से तंग आए हुए हैं। शुजात साहब, ओवरऑल इलेक्शन, पैसा लगाना, माफिया, एक तमाशा, एक ड्रामा, करोड़ लगाओ 4 करोड़ कमाओ, ये कल्चर को तबाह करके रख दिया है, वकला के मयार को तबाह करके रख दिया है। नेक्स्ट आने वाले बच्चों को इलेक्शन और इलेक्शन में जीतना ही कामयाबी नज़र आती। क्या कहेंगे आप इस पे? बहुत शुक्रिया राजा साहब। जैसे कि आपने बात की वायलेशन के हवाले से कि जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन की जा रही है, खाने खिलाए जा रहे हैं, पब्लिसिटी की जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले जो चेयरमैन हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल के, वो एडवोकेट जनरल हैं, तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया था और जितने भी खाने हैं उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी और जो पब्लिसिटी है उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। लेकिन मेरे ख्याल में सिंधु साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद अपने फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। वहाँ पे दोस्तों ने बात की और इजाज़त ली तो उन्होंने इजाज़त दे दी। तो फिर अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है तो फिर ऐसे रूल बनाने का मकसद क्या है? अगर ऐसे रूल जिनको आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। नोटिफिकेशन क्यों आप जारी करते हैं? तो ये बार कौंसिल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सोचना होगा। देखें उनका बुनियादी काम क्या है बार कौंसिल का। ये कोई बार एसोसिएशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बार नहीं है या हाई कोर्ट बार नहीं है, उसके लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आप 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपके बुनियादी तौर पे 2 काम हैं। एक काम ये है कि आपने रूल बनाने हैं या रूल के अंदर अमेंडमेंट करनी है, और दूसरा जो रूल बने हुए हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। तो अगर ये 2 काम आप नहीं करवा रहे, आप ये कह रहे हैं जी कि मैंने चैम्बर बनाने हैं, आप ये कह रहे हैं जी कि मैंने हाई कोर्ट बनवाई है, आप ये कह रहे हैं कि मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई है, या ये कह रहे हैं कि मैं 7 अरब रुपये लेके आया हूँ, तो ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। ठीक है, ये आपका काम नहीं है। आपका बेसिकली जो काम है वो
रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला काम है, और आपने रूल बनाने हैं, अमेंडमेंट करनी है, लेजिस्लेशन वाला काम है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। जिन लोगों ने अमल दरामद करवाना है वो खुद ही रूल की ब्लेटेंट तरीके से जो वो वायलेशन कर रहे हैं, वो खानों के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे, या जो अपनी पब्लिसिटी के हवाले से उसकी वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने आगे क्या काम करना है? ये मुमकिन नहीं है कि आगे जाके वो कोई काम कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से तमाम जो बार कौंसिल के मेंबरान हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए आप इस इदारे को तबाह ना करें, आप जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो काम करें। यहाँ पे आप अगर इतने ज़्यादा पैसे लगाते हैं, अगर एक बंदे ने 2 करोड़ 1.5 करोड़ लगाया है तो वो क्यों लगा रहा है? सवाल ये है। यही सवाल हम भी कर रहे हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। तो आपने न सिर्फ वो पैसे पूरे करने हैं बल्कि 4 गुना उससे बाद में कमाने हैं। एक सवाल ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि डिग्रीज़ वेरिफिकेशन होनी चाहिए अज़ल से लेकर आज तक? एक सर्टन तारीख से की गई हैं, कुछ लोगों को गालिबन बेनिफिट देना चाहते होंगे, होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला हमारे चुने हुए उम्मीदवारान को कामयाब करे, तो क्या इनके पीछे हम फॉलो अप करेंगे इस काम के लिए या बाकी कामों के लिए भी? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि होनी चाहिए। अभी बल्कि प्रेसिडेंट बन गया है ये जहांगीरी से साहब वाला, तो उसमें हुई है, तो मैं समझता हूँ कि बाकी सब की भी होनी चाहिए। मैडम की यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, इनकी भी उन्होंने की है वेरिफिकेशन, और इनकी यूनिवर्सिटी ने उनको क्लीन चिट दी है मेरे तो ये भी हमारे पास प्रेसिडेंट है। अच्छा, ये राजा शुजात साहब ने ये मैटर इन्होंने ये हाईलाइट किया है, जबकि हमारा ये एजेंडा था कि हम जो कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यूज़ करें, इनके व्यूज़ आपके साथ शेयर करें। बार कौंसल किसी भी मेंबर बार की जो डिग्रीज़ हैं उनको वेरीफाई HEC से, उनके मुतलका जो एजुकेशनल इदारे हैं उनसे वो कराने की मजाज़ है। इनके रूल्स में, ड्यूटीज़ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक ऑथेंटिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और 10-11 साल उसको एक डिग्री जारी किए हुए हो गया है तो वो उसका एग्रीगेट चेक करें। बार कौंसिल के अभी रूल्स एंड रेगुलेशन में डिग्रीज़ का एग्रीगेट चेक करने की पावर उनके पास नहीं है। एक सियासी उन्होंने स्टंट उन्होंने छोड़ा कि एक खातून है तो ये घबरा जाएगी, डर जाएगी, जिस तरह कि उनका एजेंडा है कि जिसको ये ख़रीद नहीं सकते उसको ये ब्लैकमेल करके अपने साथ लगाना चाहते हैं। मेरा ज़ाती किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ज़ाती किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी बार एक फ़ैमिली की तरह है, हम एक फ़ैमिली की तरह एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि एक सियासी भी क्या कि मेरे इनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ हैं, तो मैं इसलिए इनके साथ शामिल अपने नज़रियात की वजह से नहीं हुई। मेरा ये हक़ बनता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करूं, मेरा हक़ बनता है कि मैं क्वेश्चन करूं, वोटर एज अ वोटर मैं उनसे क्वेश्चन करूं कि आपको मैंने वोट दिया। मैंने ये जो बार कौंसिल थी इसमें मैंने लास्ट टाइम इनको वोट दिए, और जब इन्होंने ये ब्लैकमेलिंग वाला सिलसिला, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत से लोगों के साथ है, लेकिन जुर्रत सिर्फ मैंने की इनको एक्सपोज़ करने की। तो मैंने ये पूरी बार के सामने, मेरे जज बार का 18,000 मेंबर्स हैं, 18,000 वकला मैंने उनको जज बनाया, अपना मैंने मसला उनके सामने रखा कि बार कौंसिल ने ये मिस यूज़ ऑफ पावर करते हुए एग्रीगेट का कि 3 नंबर कम है एग्रीगेट के 3rd ईयर की मार्कशीट का, इन्होंने मेरा ये इशू बना के मेरी नॉलेज में मुझे विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी मैसेज इन्होंने भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने इस लेटर लिखा कि ये है इस बेस के ऊपर जो है कि इनकी डिग्री कैंसिल की जाए। ज़ातियात का निशाना बनाया गया कि आप बोलती क्यों हैं? बिल्कुल यही, तो हम भी बोल रहे हैं, इसका हम भी तैयार रहें, बिल्कुल डिग्रियां तैयार रखें हम भी। बिल्कुल ये अपने जो ये समझते हैं कि जो लोग हमारी भेड़ चाल में शामिल नहीं होते, जो ख़रीदे नहीं जा सकते, उनको ब्लैकमेल किया जाए, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मैं तो इतना हौसला रखती हूँ कि मैं अगर अकेली भी खड़ी हूँ तो अपने हक़ के लिए और किसी भी वकील बहन भाई के हक़ के लिए अगर कोई अकेला एक आवाज़ उठेगी तो एडवोकेट नुशाबा की आवाज़ होगी। मैंने इसको फ़ाइट किया,
मैं बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं हुई, मैंने इन लोगों को सिर्फ फ़ाइट नहीं की, मैंने इनको एक्सपोज भी किया, क्योंकि बहुत से बेशुमार वकला थे जिन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल किए और हमें इन्होंने ब्लैकमेल किया। मैं अपनी बार का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी बार ने मेरा बड़ा साथ दिया, चंद इनके प्रॉक्सीज़ को छोड़ के बाकी तमाम बार ने मेरा साथ दिया और मैं उनकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। बेसिकली यहीं से तब्दीली 2 साल पहले से ही शुरू हो गई थी और मैं राजा सैफ साहब और जितनी हमारी टीम है इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने यक ज़बान होकर एक आवाज़ उठाई है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आज का हमारा जो प्रोग्राम है इख्तिताम पजीर होता है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सैफुल इस्लाम सिंधु साहब का कि बिज़ी स्केड्यूल में से तशरीफ़ लाए। वो हमें पता है ज़ोर शोर से कैंपेनिंग जारी है और आपने जाना भी होगा लाजमी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि कोई ऐसा सवाल हमने नहीं आपसे किया जिससे कोई दिल आज़ारी हुई हो। वैसे सवालात हमारे शुरू से लेकर अभी तक ऐसे ही हैं कि कैंडिडेट की थोड़ी दिल आज़ारी हो, और जवाब भी हमने सख्त रखे हैं और सवाल भी सख्त रखे हैं। आप कुछ थोड़े बच गए हैं आज हमसे, क्योंकि हमारी वो जो सख्त वाली टीम है वो थी नहीं। तो कोई बात नहीं, हम तो 5 साल पीछे लगे रहेंगे, बल्कि 5 साल नहीं, जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दी है। हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं तो जानता भी नहीं हूँ शुजात अब्बासी साहब को, लेकिन मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि ये बात तो बड़ी सीधी करते हैं। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से लोग चलते गए, कारवां बनता गया। हमारा तो ये मामला है। बाकी आखिर में फिर ये बात कर दें कि हम ज़ाती तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटल्ड लॉयर्स हैं, सारे ही इत्तफाक से। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में जो इजाफ़ा करना था किया, हो भी रहा है। हम अपने लिए नहीं खड़े हुए, हम आने वाली जनरेशन के लिए खड़े हुए हैं। और इस इलेक्शन में हमें थोड़ा टाइम कम मिला। इंशाल्लाह अगर आप जीत गए, 6ठे नंबर पर थे लास्ट टाइम आप, तो आपके जीतने के चांसेस हैं। तो तैयारी रख लें कि हम आपके से हटे नहीं हैं, पीछे लगे रहेंगे। मैं पहली बात तो ये बताता चलूँ कि राज साहब जो हैं, इनके साथ मेरे दरीना तलकात पिछली दफ़ा भी थे और मैं तलकात भी बहुत अच्छे थे। और राज साहब, मैं जब इनके पास पहुंचा तो ये 5 लोगों को कमिट कर चुके थे। राज साहब ने कहा, सिंधु साहब सॉरी, मैं आपको वोट नहीं दे सकता। और यकीन मानिए, अगर ये मुझे वोट देते तो फ़र्क इतना ही था, मैंने इलेक्शन जीत जाना था। और ये 5 सालों में जो बात आपने की कि हम 5 साल करेंगे, वो 5 साल आप कर चुके होते मेरे साथ, और मुझे अंदाज़ा है इस बात का, और इंशाअल्लाह ताला मैं उसके लिए तैयार हूँ।